created a vacuum where the BJP just might come in. There is a possibility, of course. Right at the moment with us from the Congress, our old friend Mr. Dhananjay Junarkar. Dhananjay साहब नमस्कार. नमस्ते सर, नमस्ते. नमस्कार. वंदे मातरम सर. जय हिंद. जय हिंद. वंदे मातरम, वंदे मातरम. जय हिंद सर. जय हिंद. कैसे हैं आप? बस बस सर, आपका आशीर्वाद. तो आदरणीय सम्माननीय राहुल गांधी जी ने अपना बंगला भी खाली कर दिया. 17 के 19 साल से वो बंगला उनके पास था, मोतीलाल नेहरू प्लेस, वो मोतीलाल नेहरू लेन, सॉरी, दे दिया वापस. 1 मिनट नहीं लगाया उनका, भाई रखिए. सब लोगों को नमस्कार किया, वहां पर जितने भी लोग थे सबको नमस्कार किया और चले गए. दैट शोज अ लॉट ऑफ डिसेंसी. दैट शोज, मतलब बाकी अगर आप अन्य नेताओं को देखें, कई नेता ऐसे हैं जो मतलब कितने साल हो गए उनको, वो एमपी नहीं रहे लेकिन अभी तक बंगला उन्हीं के पास है. राहुल गांधी जी ने 1 मिनट नहीं लगाया, दे दिया वापस. कुछ कहेंगे इसके बारे में सर? बिल्कुल सर, 2 बातें कहूंगा उसके लिए. सर, वो जो पूरी लैंड है जो लुटेल्स वाली, वो पूरा 98% स्वर्गीय मोतीलाल नेहरू जी के नाम का था और उन्होंने वो पूरा डोनेट कर दिया. जो लैंड है वही इनके खानदानी इन लोग की थी. ये तो सिर्फ बंगले की बात कर रहे हैं, 1000, 2000, 5000 कारपेट का बंगला समझो छोड़ दिया, पर ये तो पूरी लैंड ही देश को उन्होंने दान कर दी थी. और एक 1965 के वॉर में आपको याद होगा सर, स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी ने अपने पूरे गहने अपने सोल्जर्स के उसके लिए डोनेट कर दिए थे. और अभी आप बीजेपी के जो सुब्रमण्यम स्वामी साहब है, उनका आप देखिए, गए 6-8 महीने से उनको जिस प्रकार से नोटिस मिल रही थी, उसके बाद भी सुरक्षा चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए करके उन्होंने कितना ड्रामा किया और बाद में कैसे भी करके फिर उन्होंने वो अपना बंगला अपने पास कायम रखा. ये बड़ा उदाहरण है, छोटे उदाहरण काफी है सर. तो कांग्रेस में वैसा कुछ है नहीं सर. हम लोग देश के लिए लड़ने वाली पार्टी है और आगे भी लड़ेंगे सर. कोई जगह के अब कोई मोह नहीं सर अपने. और 1970 में मोतीलाल नेहरू जी का जो पुश्तैनी मकान था इलाहाबाद में, आनंद भवन, वो भी इंदिरा जी ने देश के नाम कर दिया था, बिना कुछ पैसे लिए. गिफ्टेड इट टू द कंट्री. 1970 की बात है. और अगर देखा जाए तो आज की तारीख में ये जितनी प्रॉपर्टीज जो हैं मोतीलाल नेहरू जी ने जो डोनेट कर दी देश के नाम, जवाहरलाल नेहरू जी ने डोनेट कर दी देश के नाम, जो इंदिरा जी ने दे दी देश के नाम, वो ना जाने आज की तारीख में कितने लाख करोड़ की होंगी, किसको याद नहीं है. मुझे नहीं लगता कि वो कैलकुलेटर में इतने नंबर आ पाएंगे. लेकिन आप ये बताएं, इसका मतलब मैं तो इसको 2 चीज़ों से देखता हूं जुनाकर साहब. इसमें कांग्रेस की गलती है. कांग्रेस की ये गलती है कि ये सब चीज़ें आप देश के सामने रख नहीं पाए, देश के सामने आप ये बोल नहीं पाए कि भाई आप किसकी बात कर रहे हैं. मानते हैं ये ऑफिशियल बंगलो था, ऑफिशियली अलॉटेड था एमपी को, जैसी वो एमपी नहीं रहे लिहाजा उनको अपना बंगला वापस देना था. लेकिन ये बाकी सब बातें जो हैं कि मोतीलाल नेहरू जी की ज़मीन, मोतीलाल नेहरू जी का बंगला, मोतीलाल नेहरू जी की जो जायदाद थी दिल्ली में, जो उनकी जायदाद थी कश्मीर में, हर जगह पर उन्होंने एक एक चीज़ देश के नाम कर दी. वो सब तो आपकी तरफ से आना चाहिए था ना सर. सर, यही हमारा माइनस पॉइंट. यही आप देखो, आपने जितने हमारे प्लस पॉइंट गिनाए सर, मतलब उस जमाने से लेके आज की तारीख तक सर इतने प्राइम मिनिस्टर कांग्रेस के हो गए. हम लोग अच्छा प्रोडक्ट दे सकते हैं लेकिन एडवर्टाइज करने का हमारा वो डिपार्टमेंट बराबर है ही. हम लोग को जमा ही नहीं कि एडवर्टाइज भी करना चाहिए अपने काम का. हम लोग अपना काम करो और आगे निकलो, काम करो और आगे निकलो. और संजय गांधी जी ने वही कहा था कि सर की बातें कम और काम ज्यादा. और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जब से आए हैं और ये बीजेपी जब से आप देख रहे हैं सत्ता में, तो काम करने की कोई जरूरत ही नहीं. अगर किया तो अपने उद्योगपति दोस्तों के लिए करो, बाकी सिर्फ बातें ही करो. तो बातें और एडवर्टाइजमेंट जो इन लोग को आता है सर, उसमें हम लोग कमजोर है. इसके लिए हम लोग लोगों तक पहुंचा नहीं पाते. आपकी बात ये एकदम 200% सही सर. तो उसके बारे में क्या कर रहे हैं हम अभी? सर, हम अभी कर रहे हैं, जैसे ये 2-5 साल पे 2014 में सर हम लोग सोशल मीडिया पे कहीं नहीं थे. ट्विटर का टी मालूम नहीं था, फेसबुक मालूम नहीं था, व्हाट्सएप का डब्ल्यू कुछ हमको मालूम नहीं था. ये लोग पेड लोगों को अपॉइंट करके काम करते थे. अभी धीरे धीरे हमारे लोग भी इसके अंदर आ गए हैं और बिना खर्चा किए, बिना पैसा इन्वेस्टमेंट किए, तो हमारी पार्टी ऑलरेडी गरीब ही है, उसके बावजूद हम लोग जो है कैसे भी करके हमारा कार्यकर्ता, आज की तारीख में अगर आप गलत न्यूज देते हो या गलत ट्रोलिंग करते हो
तो कांग्रेस का कार्यकर्ता देश में जहां भी है वो बिल्कुल उसका जवाब देता है, और बीजेपी को वो तकलीफ हो रही है करके आप देखो अलग अलग कायदे निर्माण करने की कोशिश करते हैं, ये लोग आपको बाहर कर डालते हैं। आपका जो जो अगर फेसबुक पे जो पोस्ट को आपको 200-500 लाइक आती थी, अभी उन्होंने रीच कम कर दिया, ऐसी सेटिंग कर दी कि आपको 100-150 ही लाइक मिल रही है, या 50-100 पे लाइक मिल रही है। रिट्वीट 500 हो रहे थे तो 50 भी नहीं हो रहे। इस प्रकार से ये लोग कंप्लेंट गवर्नमेंट का जो उनका ताकत है, यहाँ पर मैं एक छोटी सी बात आपको पूछना चाहता हूँ, उसके बाद प्रदीप जी आपसे पूछेंगे। I don't know whether we have that footage of Rahul Gandhi meeting, you know, all the people who, the staff of Motilal Nehru Lane, वो 7A Motilal Nehru Lane का जो पूरा स्टाफ है, उनसे वो मिलते हुए जो बाहर जा रहे हैं, क्या वो फुटेज दिखाएंगे? I'm sure we must be having that footage. वो हर एक से मिल रहे थे, हर एक से वो हाथ मिला रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, बहुत इमोशनल, हर एक को थैंक यू बोल रहे हैं. Not that footage, please. Can we have the footage of Rahul Gandhi leaving his house? It is there on Rahul Gandhi's own Twitter handle. It is also there on the Congress handle. I'm sure you'll be able to get it. सर वहाँ पर एक छोटी सी बात मैं आपसे जानना चाहता हूँ. एक अमित मालविया साहब हैं, बहुत बड़े आदमी हो सर, बहुत ब्रिलियंट आदमी है, वो IT सेल के हेड हैं बीजेपी के. तो राहुल गांधी जी ने सबसे बात करी, वापस गए, उन्होंने ऐसे करके अपने पैंट पे हाथ लगाया और फिर उसके बाद वापस गए. तो अमित मालविया जी ने अपने ट्विटर हैंडल पे लिखा कि देखो कितना बेशरम आदमी है, इन लोगों ने 17 साल तक राहुल गांधी की सेवा करी, इनसे हाथ मिलाने के बाद वो अपने हाथ पहुंच रहा है. मतलब सर ये बताएं जरा, क्या है ये, क्या मानसिकता है? मेरी समझ के बारे में सर. बीजेपी में किसकी कोई मानसिकता वाला, कोई अच्छी मानसिकता वाला आदमी आपको दूरबीन लेके ढूंढेंगे तो भी मिलने वाला नहीं है. उसका उदाहरण 3 दिन पहले 4 दिन पहले का उनका ट्वीट देखिए, जो एनडीटीवी में आदरणीय शरद पवार जी का अदानी के लिए जो बात हुई थी, तो उस समय आदरणीय अमित मालविया जी ने शरद पवार जी के लिए बहुत अच्छा ट्वीट कर दिया था कि ये हनुमान जी है, ये सब क्या क्या ट्वीट इन लोगों ने कर दिया था. और जैसे ही शरद पवार जी को ये उनकी जेपीसी के लिए फिर उनका जो मत अलग है, इसके ऊपर जो अलग विपक्ष है हमारा, बाकी उर्वरित विपक्ष है, उसने जो ऑब्जेक्शन देने के बाद आदरणीय शरद पवार जी दिल्ली गए और वहां उन्होंने प्रेस लिया और कहा कि मेरा मत अलग है लेकिन जेपीसी होना चाहिए. तो वो शरद पवार जी के इस विधान के बाद ये आदरणीय अमित मालवीय जी का कोई ट्वीट आपने देखा है क्या? तो उनका सर वो पगार ही उसके लिए मिलता है कि जब तक आप गांधी फैमिली को गाली गलौज न करो, इनके अकाउंट में सैलरी नहीं जाएगी, तो कोई बात नहीं, हमको गाली देने से अगर उनको कोई आदमी को रोजगार मिलता है तो सर अपने को आनंद है, अपने को कोई दुख नहीं है. सर जुनरकर साहब, जिस प्रकार से आप देखो शरद पवार जी की बात ही कर रहे थे, शरद पवार साहब फिर वो एमवीए के झमेला, बोले कि 2024 में हम एक होना चाहते पर होगा कि नहीं ये पता नहीं है. तो एक प्रश्न चिन्ह करना, तो ये कहां तक सीमित है? बिकॉज आज नाना पटोले जी देखो वो खुल के बोलता है एमवीए एक साथ रहेगी, तीनों मिलकर साथ लड़ेगा, इलेक्शन विल विन. उद्धव ठाकरे जी, we'll all sit together, we'll all continuously fight together, we'll fight 2024 together. शरद पवार जी एक भ्रम पैदा कर दिया, बोले कि ये 2024 की बात है, अभी हम कैसे तय करें. तो हाउ डू यू सी दैट? ये बार बार बीच बीच से ब्रेक देना, इज इट गुड फॉर द अलायंस? सर जुनरकर साहब. सर कैसा है कि हर आदमी का अपना एक सोच रहता है. जो भी आदमी इलेक्शन में खड़ा रहता है, एक एक विधानसभा में 25-25, 40-40 लोग अपने टिकट भरते हैं, फॉर्म भरते हैं चुनाव के लिए, और सब लोग ये बोलते हैं कि मैं जीतने वाला हूं. तो कोई लोगों की वो टेंडेंसी रहती है कि मैं जीतने ही वाला हूं, तो वो हिसाब से उसका नेता भाषण करता है. कोई एकदम प्रैक्टिकल रहता है, कोई बोलता है यार मेरे को लगता है कि ये पार्ट में मेरे को थोड़ा वोटिंग कम मिलेगा, ये 50-50 भी हो सकता है, 60-40 भी हो सकता है, थोड़ा प्रैक्टिकल बात करता है. तो आदरणीय पवार जी के थोड़ा सा प्रैक्टिकल ज्यादा है ऐसा समझ के सर उनको बेनिफिट ऑफ डाउट अपन दे सकते हैं, लेकिन अंदर से दिल से उनको भी मालूम है कि बीजेपी जाएगी, और जब तक बीजेपी के खिलाफ वो नहीं काम करेंगे या नहीं लड़ेंगे, उनकी पूरी राजनीति की विश्वासर्हता खत्म हो जाएगी. एक भी दिन अगर वो बीजेपी के साथ चले गए तो उनका राजनीति का जो आज मान सम्मान है वो एक सेकंड में खत्म हो जाएगा. जुनरकर साहब, जितेंद्र आव्हाड जी, अनदर एनसीपी लीडर, बोले कि एमवीए विल फाइट अलायंस, साथ में बीएमसी इलेक्शन विल फाइट इट टुगेदर, बट वील हैव एन एनसीपी मेयर. तो ये कैसे भ्रम? ये तो ऐसा होता स्टेज स्टेटमेंट कि हम लोग साथ में लड़ेंगे, फिर तीनों घटक दल बैठ के तय करेंगे एमएर, बट जितेंद्र आव्हाड जी का कहना है कि एनसीपी का ही मेयर होगा बीएमसी में. तो कैसे देखते हो कि ऐसे बातें एक के बाद एक आना? हाउ डू यू सी, इज इट गुड फॉर द अलायंस? और शॉकिंगली अदर वर्ड, एनसीपी क्या कुछ ऐसे काम कर रहे हैं जिसमें बीजेपी में जबरदस्त, बीएमसी में जबरदस्त इंपैक्ट कुछ करने वाले, कुछ अंडर करंट कुछ कर रहे हैं, ऐसे कुछ जबरदस्त काम कर रहे हैं जहां एनसीपी के मेयर हो जाए?
how do you reconcile and look into Jitendra Awad's statement, sir? सर, कार्यकर्ता को हमको काम देना होता है, कार्यकर्ता को जिंदा रखना है, कार्यकर्ता को ताकत देनी है, तो आपको जितनी पॉजिटिविटी बोलनी पड़ेगी और करनी पड़ेगी, आपके काम से भी दिखाना पड़ेगा। अभी तो इलेक्शन में टिकट बंटना बाकी है, इलेक्शन जाहिर होना बाकी है, चुन के आना बाकी है। उसके बाद में जैसे अभी शिवसेना के ज्यादा एमएलए थे, तो आदरणीय उद्धव ठाकरे जी साहब का ये हो गया, तो हम लोग भी बोलेंगे कि कल को महाराष्ट्र में कांग्रेस का सीएम होना चाहिए, या कल शिवसेना भी बोलेंगे हमारा सीएम होना चाहिए। तो सबको अधिकार है सर, पर लेकिन जब रिजल्ट आएगा उसमें जो ज्यादा जिसके है और उस समय जो विचार होगा उसके हिसाब से करेंगे। आज ही आप ऐसा बोलेंगे कि नहीं नहीं आप काम मत करो, अपना कोई मेयर बनने वाला नहीं, आपने क्या करने का, आप अपना अपना वार्ड देखो, ऐसा भाषण तो सर कोई नहीं कर सकता। तो चुनाव साहब, हाउ डू यू सी प्राइम मिनिस्टर मोदी आउटरीच, प्राइम मिनिस्टर मोदी के जो आउटरीच है टू द क्रिश्चियन कम्युनिटी, कोची जाके, केरल में जाके, वो जितने क्रिश्चियन चर्च के लीडर्स हैं, अलग अलग गुट के लीडर्स हैं, जो क्रिश्चियन चर्च के टॉप लीडर्स हैं, उनसे मुलाकात कर रहे हैं, आउटरीच कर रहे हैं, बीजेपी हाथ सामने फैला रहे हैं कि आओ जोड़ो हमारे साथ। क्या केरला में क्रिश्चियन कम्युनिटी के साथ मिलकर बीजेपी एक इंपैक्ट क्रिएट कर सकता है, जो मोदी जी अभी ट्राई कर रहा है कि क्रिश्चियन कम्युनिटी भी हमारे साथ आ जाए? और अगर क्रिश्चियन कम्युनिटी बीजेपी के साथ आ जाता है आफ्टर मोदीज डायलॉग, डू यू थिंक द कांग्रेस चांसेस प्रोस्पेक्ट्स विल बी अफेक्टेड? बिकॉज राहुल गांधी जी ने वहीं से लड़े, आलपुरा केरला। सर, बीजेपी का पूरे देश में टाइटैनिक होने वाला है, और क्रिश्चियन लोग के, क्रिश्चियन समाज के प्रति उनकी जो ये ड्रामाबाजी है, क्रिश्चियन समाज में देखो एजुकेशन ज्यादा है, उनको सब मालूम है कि ये ड्रामा क्या करते हैं। और सिर्फ क्रिश्चियन लोगों के लिए नहीं, तो आप पूरे देश में आप देखिए बीजेपी आरएसएस की पॉलिसी अल्पसंख्यक, उसमें अल्पसंख्यक में मुस्लिम भी आ गए, क्रिश्चियन भी आ गए, सिख भी आ गए, और कास्ट वाइज में भी दलित और नीचे के कास्ट वाले लोग को ये उस प्रकार से सम्मान नहीं देते, क्योंकि ये लोग बीच बीच में आदरणीय सावरकर जी का जो हिंदुत्व है वो लेके आते हैं, उसमें पितृभूमि और इनका मातृभूमि और पुण्य भूमि ये सब जो डाल लेते हैं, उसमें क्रिश्चियन और मुसलमान, इनकी ये मातृभूमि भी नहीं और पितृभूमि भी नहीं है, तो ये लोग यहाँ की है ही नहीं। ये इनका पहला शाखा का लेसन यही है कि ये लोग हमारे है नहीं। और दूसरी बात आप देखो, आपने अभी जो मुझे क्रिश्चियन चर्च के बारे में बात किया सर, ये इनका जो काम करने का स्टाइल है बीजेपी का, ये मुसलमानों को 12 महीने गाली देती है और लास्ट में एक दरगाह में जाके चादर डाल के आएंगे, तो जितनी 12 महीने आपने गाली दी वो लेवल हो गया। आप इनका किसानों का जो आंदोलन था, सिख समाज उसमें दादा था, उनको उन्होंने खलिस्तानी बोला, उनको मुसलमानों को पाकिस्तान जाओ बोलता है। और ये क्रिश्चियन, ये शब्द को समानार्थी शब्द बीजेपी क्या समझती है कि धर्म परिवर्तन करने वाले, कन्वर्शन करने वाले क्रिश्चियन, मतलब ये इनके अंदर के लोगों की भावना है। अगर इतना ही क्रिश्चियनों के प्रति इनको प्रेम है, तो 1999 में सर ऑस्ट्रेलियन जो धर्म प्रचारक ग्रैहम स्टेन्स थे, उनके जो बच्चे थे 11 और 7 साल के, उनको बजरंग दल के उस समय के जो लोगों ने उधर उनको जिंदा जला दिया, और दारा सिंह करके जो आदमी था उसके अंदर उसको सजा भी हुई। और उस समय का उनका जो प्रेसिडेंट था सर ये बजरंग दल का, वो प्रताप सारंगी, जिनको अभी इन्होंने कैबिनेट, इनको मिनिस्टर बनाया सर ये केंद्र सरकार ने अभी। तो अगर इन्होंने कभी, वो प्रताप सारंगी साहब ने कभी वो ये जो घटना हुई उसके लिए कभी दुख पश्चाताप व्यक्त किया, आपने कभी सुना नहीं, हमने भी नहीं सुना। और अभी अभी आपने बात किया तो थोड़ा एक बेटा छोटा सा डेटा भी देता हूं सर आपको। 3 अक्टूबर 2021 में उत्तराखंड, ये बीजेपी शासित है सर, 250 लोगों ने लोहे के रॉड से तोड़फोड़ की, वहां की चर्च की महिलाओं को पीटा, विनय भंग भी हुआ और सब सामान गुमान तोड़ दिया। 2021 में जनवरी से अक्टूबर में क्रिश्चियनों पर सर 9 महीने में 300 से ज्यादा हमले हुए, जिसमें से 32 हमले सिर्फ कर्नाटक में हुए। और ये जो रिपोर्ट है सर, ये ह्यूमन राइट की रिपोर्ट है, ये कोई कांग्रेस ने अपनी प्रेस रिलीज नहीं निकाली, इन लोग की वहां से आई हुई है। बाद में इन्होंने सर पूरा मध्य भारत की वहां से ये लोग क्रिश्चियन धर्म परिवर्तन के लिए ये लोग क्या करते हैं, राइट विंग को यूज करते, डायरेक्ट पार्टी का लेबल नहीं लगाते, पर वहां जाके प्रेजेंट ही देते। तो वहां उन्होंने राइट विंग के वहां के उन्होंने जो भाषण किया सर, परमात्मानंद महाराज इन्होंने भाषण किया है। इन्होंने बोला आपके हाथ में जो कुल्हाड़ी है, वो कुल्हाड़ी का क्या आपको उपयोग करना है। तो उन्होंने एक घोष वाक्य दिया, रोको, टोको और ठोको। मतलब क्रिश्चियन लोग को ये धर्म परिवर्तन करने वाले उनको रोको, अगर ये नहीं सुन रहे तो बीच में उनको टोको, अगर नहीं सुन रहे तो इनको ठोको। इस प्रकार का इनका, और ये सभा में बीजेपी के लोकल सब एमपी सब जाके बैठे सर। एक छोटी सी बात,
एक छोटी सी बात सर, छत्तीसगढ़ तो वहां तो भूपेश बघेल साहब मुख्यमंत्री हैं, कांग्रेस का रूल स्टेट है। वहां पर एक ऑर्गेनाइजेशन ने, तथाकथित हिंदू ऑर्गेनाइजेशन ने अपील की है कि मुस्लिम और क्रिश्चियन दुकानों से कोई हिंदू सामान ना खरीदे। आज तक जिस शख्स ने यह अपील करी, जिस संस्था ने यह अपील करी, स्टेट गवर्नमेंट ने उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया है। बताएं सर, इस बात में मेरी जानकारी थोड़ी कम है। मैं कोशिश करूंगा, आप जो बोल रहे हैं ये मुद्दा है तो मैं उसकी कोशिश करूंगा पार्टी लेवल पे हमारे अंदर कि ये चीज नहीं होनी चाहिए, क्योंकि दिल्ली में प्रवेश शर्मा जी ने भी जो कहा था कि मुस्लिम लोगों पे आर्थिक आप उसका बहिष्कार कर दीजिए, उसके ऊपर भी कोई कार्रवाई हुई नहीं थी। तो मैं, पर आपने जो मुद्दा किया, मेरे को कोई बीजेपी से कंपटीशन नहीं करनी है, आपने अच्छा मुद्दा हमारे दिमाग में दिया है। पार्टी प्लेटफॉर्म पे जरूर सर ये मुद्दा हम उठाएंगे, रिटर्न में देंगे और हम कोशिश करेंगे सर, गलत लोगों को किसी भी प्रकार से कोई प्रोटेक्शन नहीं मिलना चाहिए और उनकी जगह जेल में है। जी जुनारकर साहब, शरद पवार साहब तो पहले भी कहा था कि ऑपोजिशन इज बीइंग टारगेटेड। 2 दिन पहले उन्होंने सवाल लिए थे, एनसीपी लीडर से बात कर रहे थे, बोले कि लुक आवर लीडर्स आर बीइंग टारगेटेड। उन्होंने नाम लिया अनिल देशमुख, एकनाथ खड़से के दामाद नवाब मलिक, इनका नाम लिया। उद्धव ठाकरे कल के रैली में कहा कि ऑपोजिशन लीडर्स को टारगेट हो रहा है। शिवसेना के लीडर्स, उद्धव सेना के लीडर्स को अटैक किया जा रहा है बाय एनफोर्समेंट एजेंसीज और स्टेट का एजेंसीज और सेंट्रल एजेंसीज, दोनों हमारे उद्धव सेना के लीडर्स के पीछे पड़े हैं। और इन्हें कहा कि अभी जेल भरो करने का वक्त आएंगे। आप तो इंक्वायरी कर ही रहे हैं, मगर उससे पहले हम लोग आके सब जेल भर देंगे। ये गांधीयन तरीके से जो आंदोलन उन्होंने सजेस्ट किया है, एक्चुअली एक चिंगारी है, आगे जाकर एक बहुत बड़ा विषय बन जाएगा पूरे देश में अगर जेल भरो टाइप आंदोलन शुरू कर दिए तो। क्या ये आप सहमत हैं उद्धव जी, जिस प्रकार से कहा जेल भरो आंदोलन अगेंस्ट एनफोर्समेंट एजेंसीज ओवर एक्सरसाइज? बिल्कुल सर, आप देखिए संस्कृत में एक वाक्य है, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्मा हूं, मैं ही समय हूं। महाभारत में एक वो सेंटेंस आता था, महाभारत सीरियल में, मैं समय हूं, उसको सब मालूम देता है। वैसा ये बीजेपी गवर्नमेंट में है, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूं, मैं ही सब कुछ हूं। मतलब ये क्या, मैं ही ईडी हूं, मैं ही सीबीआई हूं, मैं ही इनकम टैक्स हूं, अभी आप कहां जाओगे? इस प्रकार से ये लोग जो अपना ईडी सीबीआई का लेके जो जिस प्रकार से तकलीफ देके सामने वाले व्यक्ति को अपने में लेना, उसके ऊपर गोमूत्र का सिंचन करना, उसको पवित्र करना और उसको फिर भाजपा का मंत्री बनाना, टिकट देना, ये काम हो रहा है। तो ये आप अन्याय की जब भी परिसीमा हो जाती है सर, तो सब लोग नाराज हो जाते हैं, सब लोग उठते हैं और उसके खिलाफ आंदोलन बिल्कुल होता है। 200 साल लगा अपने को, हमारे लोग को थोड़ा धीरे धीरे जागरूक होते हैं। हमने अपने ब्रिटिशों को भगाने के लिए अपने को समय लगा, क्योंकि उस समय उतना साधन नहीं था, लेकिन इनको भगाने के लिए इतना ज्यादा अपने को समय नहीं लगेगा और जो जो करना पड़ेगा हम करेंगे। खाली 30 सेकंड में इतना बोलता हूं सर कि जैसे पुलवामा में जो चीजें हुई, तो पूर्व लश्कर प्रमुख चौधरी साहब ने जो बातें कही कि उससे इसका सच सामने आना चाहिए, नहीं तो आज की तारीख में देश के लिए प्राण देने वाला सैनिक के मन में भी आज एक नेगेटिविटी विचार चालू हो गया है। कल अगर सैनिक के मन में इस प्रकार की अलग प्रकार की भावना जागृत हुई, अगर इसका इंक्वायरी सही नहीं हुआ, तो सर आप सोचो कि देश, पूरा देश, पूरी जनता कहां से अंगार जाएगी और ये जेल भरो बिल्कुल सक्सेस होगा सर। जुनारकर साहब, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। पुलवामा का इंसिडेंट कैसे हुआ, उरी पर अटैक कैसे हुआ, उरी हमारे कंटोनमेंट पे, नगरोटा कंटोनमेंट में अटैक कैसे हुआ, पठानकोट के कंटोनमेंट में अटैक कैसे हुआ, इन सब चीज़ों की जो इंक्वायरी रिपोर्ट है वो पब्लिक होनी चाहिए, लोगों को मालूम होना चाहिए, दुरुस्त बात है। लेकिन एक छोटी सी बात आपके सामने रखता हूँ। 1984 6 जून को ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ था सर, उसकी रिपोर्ट आज तक पब्लिक नहीं की गई। वो तो आपकी सरकार थी सर। पंजाब में मिलिटेंसी कैसे आगे आई, संत जरनैल सिंह जी भिंडरांवाले को किसने सपोर्ट दी, कहां से उनको वेपन्स मिले, दल खालसा कैसे बढ़ा, सर ये तो सरकारों की परंपरा रही है कि कभी भी जहां पर भी उनके लिए जरा भी शर्मिंदगी है या जहां भी कोई रिपोर्ट उनके खिलाफ जाती है तो वो उसको पब्लिक नहीं करते हैं। और ये सब उन्होंने कांग्रेस से ही सीखा है सर, जुनारकर साहब।
सर अगर आप हम लोग गलत थे इसके लिए हम लोग बाहर गए ऐसा इन लोग का कहना है, तो अगर हमारी वो रिपोर्ट के बाद इन लोग की गवर्नमेंट 95 में भी आई थी, इसके बाद अभी 2014 से ये सत्ता पे है, तो इन्होंने ये करना चाहिए था कि कांग्रेस की गलतियां है, ये कांग्रेस का रिपोर्ट है। क्योंकि ये देखो कि सुभाष चंद्र बोस जी की जो डेथ है, लाल बहादुर शास्त्री जी की डेथ है, इसके लिए भी इन्होंने काफी बार शंका उत्पन्न की, काफी बार ड्रामेबाजी किया, उनके रिलेटिव लोग को बुला के बहुत से नाटक किया। जैसे इलेक्शन आता है ये लोग ड्रामा शुरू कर देते हैं। तो इस प्रकार से लोगों को मालूम पड़ा हाथ में आया कुछ भी नहीं। तो मेरा पूरा विश्वास है अगर कुछ नहीं आया है, अगर हमारा कुछ गलती है, तो आपके हाथ में सर सत्ता है, आपके हाथ में सब पेपर है। आप तो हमने किए हुए फोन पेगासस से सर आप लोग को सुन लेते हैं। आप लोग तो आपके पास तो सब व्यवस्था है, हम लोग कहाँ जा रहे, कहाँ आ रहे, क्या खा रहे, क्या पी रहे, और हमको क्या खाना चाहिए और हमको क्या पहनना चाहिए, सर इसमें भी आपका कंट्रोल है। तो ये छोटी सी रिपोर्ट 84 की सर अभी तक तो आनी चाहिए थी, अगर हमारी गलती है सर तो। और यहाँ पर जो पेगासस की आपने बात करी उसके बारे में तो खैर बात करेंगे ही। जो पेगासस सॉफ्टवेयर है, जब आपका फोन ऑफ भी होता है ना, जब आपका फोन ऑफ भी होता है, जहां पर भी पड़ा है वहां पर भी उसमें कैपेबिलिटी है कि आप आपस में जो बात कर रहे हैं वो जो भी मॉनिटरिंग कर रहा है उसको सुनाई देती है। बाय द वे ये पेगासस की उपलब्धि है, इट्स अ फैंटास्टिक सॉफ्टवेयर। लेकिन यहाँ पर छोटी सी एक और बात आपके सामने मैं रखना चाहता हूँ। आज की तारीख में ईडी के खिलाफ बड़ी बात हो रही है, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट हो हाहाकार मची हुई। सर ये एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट को जो इतनी ज्यादा पावर्स दी गई हैं वो तो आप ही के चिदम्बरम साहब ने दिए हैं सर, वो फाइनेंस मिनिस्टर थे, उन्होंने ही दिए हैं। तब अरुण जेटली साहब बोल रहे थे कि ऐसा मत करो, ये कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। ऑन रिकॉर्ड है सर, ये ऑन रिकॉर्ड है, पार्लियामेंट में डिस्कशन है, डिबेट है। आप लोगों ने इंसिस्ट किया नहीं ईडी को ये पूरी पावर्स दी जाएं, उसके बाद आप लोगों की सरकार गिर गई। तो जो पावर्स आपने दी एक डिपार्टमेंट को, वो आज वो डिपार्टमेंट का इस्तेमाल हो रहा है सर, इसके लिए तो आप जिम्मेवार हैं जुनेकर साहब। हाँ सर देखो ऐसा है ना, आग बुरी नहीं होती सर, आग से आप खाना पका रहे, किसी का भूख मिटा रहे तो आग आपको काम की है। आप आग से लेके किसी का घर जला रहे थे सर, वो आग आपके काम की नहीं है सर। हमने ईडी को अगर पावर दी तो आपको मैं गिनाता हूं, 2004 से 2014 के बीच में ईडी ने 112 छापे मारे सर, और 2014 से अभी तक 8 साल के अंदर 3010 छापे मारे, उसमें से 95% छापे सर विपक्ष के लोगों पे मारे हैं, और खाली अरेस्ट करना, कोर्ट में जमा करना और अगली तारीख लेते जाना, जामीन नहीं मिलने के लिए कोशिश करना। और एक पॉइंट छोटा सा मेरे को याद आ गया, आपका स्मरण शक्ति तो आपका बहुत जबरदस्त है, मेरा तो कोई है नहीं सर। मेरे को थोड़ा सा ऐसा याद आ रहा है कि आदरणीय वाजपेयी जी जब प्राइम मिनिस्टर थे और अडवाणी जी का जो केस था वो, तो उस समय ईडी पहले से गृह मंत्रालय के पास हुआ करती थी, और उस समय उन्होंने ईडी वो केस है इनके पास करके सर ये सीबीआई ईडी उनके ताबे में लिया, ऐसा सर मेरे को थोड़ा याद आ रहा है। बाकी मेरे से ज्यादा सर आपको याद होगा। जैन हवाला डायरीज की जो आप बात कर रहे हैं उसकी बात। हाँ सर, हाँ सर, करेक्ट। और उस्मान अडवाणी जी ने ये कहा था कि मैं दोबारा चुनाव लड़ूंगा नहीं जब तक के मेरा नाम क्लियर नहीं होता, ऐसा कहा था अडवाणी जी। हाँ सर, तभी ये होम मिनिस्टर के पास हुआ करती थी, ये सब ताबे में लिया सर वाजपेयी जी ने। लेकिन इसको बनाया गया था, एक बार फिर सुन लें, और ये हमारे दर्शकों के लिए भी है कि पीएमएलए जो है, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, ये किसके लिए बनाया गया था? असल में ये एंटी टेररिस्ट एक्ट था कि जो टेररिज्म फाइनेंसिंग के लिए पैसा देश से बाहर जाता था या बाहर से अंदर आता था, उसको रोकने के लिए बनाया गया था। आज की तारीख में तो ये पान वाला हो गया, बेचारा दूध वाला हो गया, कोई बिजनेसमैन हो गया, और स्पेशली जुनेकर साहब हो गए, ऐसे लोगों के खिलाफ। अब जुनेकर साहब कहते हैं मेरे पास तो कोई पैसा ही नहीं है। उसके ऊपर भी वैसे खोज होनी चाहिए कि कांग्रेस के प्रवक्ता के पास पैसा कैसे नहीं है, इसके ऊपर एक इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। जी जुनेकर साहब बताएं। और पैसा नहीं है इसके लिए आपको थोड़ा देना भी पड़ेगा, वो भी जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी। पैसा नहीं है तो उसका रिजल्ट भी यही है कि आपको देना पड़ेगा। ईमानदारी से काम करने वाला आदमी राजनीति में थोड़ा सा पीछे रहता है, और हमको पर इसमें आनंद है सर, हमको आनंद है अपने लोगों का काम करना है सर। चलिए, ये तो हम फुटेज देख रहे हैं बार बार उनकी, राहुल गांधी जी की अपना घर छोड़ते हुए, प्रियंका जी भी साथ में है। यहाँ पर आपसे जानना चाहूंगा, अभी हाल ही में राहुल गांधी जी कर्नाटक गए, वहां पर उन्होंने सबका स्वागत किया, जो बीजेपी से भी लोग आए उनका भी स्वागत किया, लेकिन जो उनको रिस्पांस मिल रहा है वहां से, वो तो जबरदस्त रिस्पांस मिल रहा है कर्नाटक से।
मतलब दिखने वाला है, मानना पड़ेगा। अब ये रिस्पॉन्स एक्चुअली असल में वोट में तब्दील होता है या नहीं होता मुझे मालूम नहीं है, लेकिन रिस्पॉन्स बहुत जबरदस्त है। जी बताएं सर। बिल्कुल सर, कर्नाटक में बहुत अच्छा रिस्पांस है। पहले भी हमारी सरकार आई थी और आपने अभी के पहले के जो हमारे मित्र भाजपा के मित्र के साथ आपकी जो बात हो रही थी उसमें भी आपने बोला कि अगर आपकी जहां मेरी सत्ता है वहां तो आएगी आएगी, जहां विरोधी की आएगी वहां भी हमारी आएगी, भाजपा की आएगी। वो पॉलिसी से उन्होंने कर्नाटक में सबको धोखा दिया सर, गोवा में धोखा दिया, काफी जगह उन्होंने ऐसा गड़बड़ किया है। पर आज की तारीख में कर्नाटक में आपने देखो कि हिजाब का जो उन्होंने मुद्दा निकाला था, बाद में अभी जो ईस्टर के समय पे हुबली, बेलगांव, हसन डिस्ट्रिक्ट, इन पे क्रिश्चियन के धर्मगुरु और उनके चर्चों पे हमले किए गए सर, तो इसमें वो सब कम्युनिटी नाराज है। और केरला सर पूरे देश के अंदर एजुकेशन के मामले में बहुत होशियार है, विद्वान है, जानकारी लेके ये लोग काम करने वाले लोग हैं। तो ये लोग ये भाजपा का प्रोपोगंडा सर थोड़ा सा अच्छी एड में देखो, कभी कभी हम लोग भी माल ले लेते सर, फंस जाते हैं कभी कभी क्योंकि एडवाइस बहुत अच्छी होती है। तो 2014 में भी कुछ लोग फंस गए सर, पर अभी धीरे धीरे मालूम पड़ गया कि सर ये माल सही नहीं है, तो फिर वो प्रोडक्ट का धीरे धीरे आदमी दूर चला जाता है। राइट, तो जुनाकर बीजेपी का साहब, हो रहा है। जुनाकर साहब, all the very best to you. I hope you do well in Karnataka. All our best wishes are with you. You seem to have worked very hard. Mr. D.K. Shivkumar seems to have worked very hard. All your other leaders have also worked very hard. And Mr. Rahul Gandhi. And they have got Siddaramaiah and Shivkumar Working posters together. together, hugging each other, saying there's no dispute within us. We are fighting the battle united. That's right. And that's a great Absolutely. message That's they've right. given to the entire Karnataka. That's absolutely correct. That is absolutely correct. And I hope they do well, very frankly speaking. But then in Karnataka, the Congress has always had a great following. It is nothing new, really. So thank you very much, Mr. Junarkar. Great pleasure talking to you. Namaskar. Thank you, sir. Vande Mataram. Thank you, sir. Vande Mataram. Vande Mataram, sir. Thank you, sir. Right, and at the moment,